एक्शन। हेलो दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि जीएस पेपर स्टार्ट किया जाए, इसलिए आज से जीएस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये वीडियो जो होगा वो अब लगातार तो नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम टाइम पर अवेलेबल कराया जाएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? हिस्ट्री इज ए पास्ट, हिस्ट्री इज ए टेस्ट। हमारे पास्ट में जो भी घटनाएं घटित हुई, जो किसी न किसी अभिलेखों या साक्ष्यों से प्राप्त होती है, उसे ही कहते हैं क्या? इतिहास। यानी इतिहास क्या है? हमारे पास्ट में घटित होने वाली वे घटना है जो किसी न किसी साक्ष्यों या अभिलेखों से प्राप्त होती है, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास एक ग्रीक शब्द, इतिहास एक ग्रीक शब्द हेरोडोटस इतिहास का जनक जो वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जो जनक या फादर, पिता। जिन्होंने एक बुक लिखी जिसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले इतिहास एक ग्रीक शब्द स्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया इससे बना है, ये ग्रीक शब्द है। जिसका पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। इतिहास को जानने के लिए हमें 3 स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला जो स्रोत होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। और तीसरा क्या होता है? तो विदेशी यात्रियों का विवरण। यात्रियों का विवरण। इतिहास को जानने के लिए हमें 3 स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत क्या है? जैसे अवशेष। पुरातात्विक स्रोत में आता है अवशेष, स्मारक, अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के। ये सभी जो स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि पुराने अवशेषों से इन्हें क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। स्मारक जो है वो सम्राट अशोक के समय का बना हुआ था। अशोक। अभिलेख में आते हैं एरण अभिलेख, जिसमें बहुत से राजाओं की विवरण के बारे में पता चलता है, या उनकी जीवनी की, उनके कार्यशैली के बारे में क्या होता है? पता चलता है। इसके बाद आती है मूर्तियां। तो सबसे पुरानी मूर्तियों में अगर देखा जाए, जैसे कि बुद्ध की मूर्ति। फिर अगर सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाते हैं तो उसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति का उल्लेख किया गया। गाय को, बैल को देव के समान माना गया। ये सारी चीजों की मूर्तियां जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या है? प्रचलित। जब
कोई पुरातत्वविद या पुरातत्व शास्त्री जब उन चीजों को खोद कर जमीन से निकाला तो उस पर क्या किया, उसने अनुमान और गहन अध्ययन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, इस सब चीजों के बारे में हमें बताया। इसके बाद आता है जैसे सिक्का। तो सिक्का में अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त के सिक्के सबसे प्रचलित हैं। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, प्रचलित है, क्योंकि उस पर समुद्रगुप्त को उस सिक्के पर बीड़ा बाधित करते हुए दर्शाया गया है, अर्थात उस पर वो बीड़ा बजाते हुए क्या है, प्रदर्शित किए गए। इससे ये हमें इस बात का भी पता चलता है कि सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो बीड़ा है। क्या है? बीड़ा है। इस तरह आते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? तो जो भी मतलब कि लिखी हुई बुकें हैं, साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया। जनरल कहा जाए तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा है। पहला होता है धार्मिक स्रोत, और धार्मिक स्रोत में हमारा आता है क्या, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, रामायण महाभारत, ये सब धार्मिक स्रोत है जिसका उल्लेख वैदिक काल में किया गया था। वेदों की रचना भी वैदिक काल में ही हुई थी। साथ ही साथ दूसरा आता है अधार्मिक स्रोत। धार्मिक और अधार्मिक। तो अधार्मिक स्रोत क्या है? जैसे चाणक्य नीति हो गया, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र, ये सब क्या कहलाते हैं? अधार्मिक स्रोत कहलाते हैं, जिनसे हमें इतिहास को जानने के बारे, इतिहास को जानने का ज्ञान, मान इतिहास को जानने के लिए क्या होती है, प्रेरणा तो मिलती है। साथ ही साथ इसी के माध्यम से इतिहास को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखी गई चीजें जो पुराने समय में कैसे कैसे वर्णित थी, ये सारे इन्हीं के माध्यम से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हमारे देश में बहुत से विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत के बारे में, भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में क्या किया, भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में इन्होंने जाना, और जानने के बाद इसके बारे में क्या किया, उल्लेख किया। जैसे मोरक्को से एक विदेशी व्यक्ति आया था, मोरक्को, जिसका नाम था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश जब चल रहा था, उसी समय इब्न बतूता आया। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिहला। इस रिहला पुस्तक में उसने भारत की संस्कृति, सभ्यता, इन सभी के बारे में क्या किया, उल्लेख किया, इसके बारे में लिखा और भारत का खूब बखान किया है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति का भी क्या किया है, बखान किया है। इस तरह इतिहास को हमें जानने के लिए जो तीन चीजों की आवश्यकता होती है, वो है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। लेकिन इसको, इस इतिहास को पढ़ने के लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे तीन भागों में बांटा गया। देखते हैं।
हमारे भारतीय इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास करो, भारतीय समझना, इतिहास। दूसरा क्या होता है? मध्यकालीन इतिहास। इतिहास को जानने के लिए इतिहास की वरीयता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो प्राचीन इतिहास का काल है। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया। जिसमें पहला कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसको। इसके बाद इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पीरियड जो होता है वो प्राग ऐतिहासिक काल का होता है। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से इसे भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। पहला कहते हैं पाषाण युग, पाषाण युग, और दूसरा को कहते हैं ताम्र युग। पाषाण युग और ताम्र युग, इन दोनों में देखा जाए तो सबसे लंबा काल जो होता है वो पाषाण युग का होता है। इसलिए अध्ययन की दृष्टि के लिए इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा कहते हैं नव पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों में सबसे लंबा पीरियड जो होता है, सबसे लंबा पीरियड जो होता है वो पूरा पाषाण काल का होता है। ठीक है। इसके बाद अभी ये चीज पूरा नहीं हुआ जब तक कि इस पर तीची का वर्णन न हो जाए।
देखते हैं पूरा पाषाण काल, ये जो होता है वो अनिश्चित काल से काल से 8000 बीसी तक की रेंज को कहा जाता है। अब यहाँ बीसी और एडी दो पॉइंट्स आते हैं जिसको हम यहां जानते हैं। बीसी और एडी क्या है? बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म होने में जितना समय पीछे जाते हैं उसी कहा जाता है बीसी। और एसी क्या होता है? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो काल आता है उसे कहते हैं क्या? एडी। इसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, और इसे कहते हैं एनो डोमिनी। एक और आता है सीई जिसे हम कहते हैं कॉमन इरा। इसे क्या कहा जाता है? कॉमन इरा। अर्थात मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म इस समय हुआ, ये 0 समय, तो इससे जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जैसे 100, 200, 500, 500, इस तरह बढ़ते जाते हैं 1000, 2000 जो भी, तो इस चीज को हम नाम देते हैं एडी, एनोडोमी। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल होता है उसे एडी में मापा जाता है, जिसका इतिहास में बहुत ज्यादा उपयोग है। इसके पीछे जाते हैं तो 100, 200, 500, 1000, ये जो ईसा मसीह के जन्म के पीछे बढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है बीसी, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं। इस तरह जब हम पाषाण युग को बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, इन सब में सबसे पुराना जो सबसे अधिक समय का जो काल होता है वो होता है पूरा पाषाण काल का समय, जिसका रेंज अनिश्चित काल से 8000 बीसी तक का काल होता है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल जो 8000 बीसी से 4000 बीसी का रेंज होता है। इसके बाद आता है नव पाषाण काल जो 4000 से 2500 बीसी का रेंज होता है। 4000 से क्या होता है? 2500 बीसी का रेंज होता है। इस नव पाषाण काल में ही ताम्र युग की शुरुआत भी हुई थी, इसलिए इसका जो रेंज होता है वो 3000 बीसी से लेकर 2500 बीसी का भी रेंज। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका जो पीरियड होता है, आद्य ऐतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि के लिए 2 भागों में बांटा गया। इसे तुम क्या जा सकते हैं? जिसमें पहला होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। और दूसरा होता है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो रेंज देखा जाए तो वो आपका होता है 2500 से लेकर यानी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी का रेंज होता है। जबकि अगर वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाए तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का काल होता है। यानी ईसा मसीह, वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी? ईसा मसीह के जन्म होने से 1500 वर्ष पूर्व, और ये जन्म होने में 1500 वर्ष बाकी था तब से लेकर, और जब जन्म होने में 600 वर्ष बाकी था तब तक, यानी बीसी ईसा मसीह के जन्म के। यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलता है,
जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 से लेकर और 1700 के रेंज में ही क्या हुई, खत्म हो गई। तो जो हमारी सभ्यता शुरू हुई वैदिक सभ्यता, जो आर्य की सभ्यता भी कही जाती है, क्योंकि आर्य ही इस समय रहते, तो 1750 से 1520 के रेंज में 250 वर्ष का क्या होता है, गैप होता है। 250 वर्ष का क्या होता है, गैप होता है। इस गैप को इतिहास में नहीं भी जान सकता, लेकिन जानने की कोशिश में है। ऐसे अनुमान तो माना गया है कि इस वर्ष में जब आर्यों का सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण हुआ था, तो उस स्थिति में ये लोग जहां तहां या जंगलों में बसे थे। कोई दक्षिण भारत की तरफ चला गया, तो कोई उत्तर भारत की पश्चिम भारत की तरफ चला गया। ये कात्मिक है। हाँ, आदि ऐतिहासिक सभ्यता जो होता है कांस्ययुगीन सभ्यता भी कही जाती है, क्योंकि कांस्ययुगीन क्योंकि इस समय कांस्य का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। अब आता है ऐतिहासिक काल। इसे आयरन एज भी कहा जाता है। कहा जाता है आयरन एज। इस तरह आदि ऐतिहासिक काल का समय अगर देखा जाए तो 2500 बीसी से लेकर बीच में गया 2.5 साल तक, और फिर कहां तक होता है, तो 600 बीसी तक। ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो ये 600 बीसी से लेकर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, 712 एडी तक होता है। इन्हें बीसी लिखना है। 600 बीसी से लेकर कहां तक, तो 712 एडी तक होता है आयरन एज। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा क्या होता, आयरन का उपयोग हुआ था, चाहे आयरन इस समय मिल चुका था, चलो नहीं मिल चुका या इसकी खोज हो चुकी, इसके बारे में चलते हैं, पहले आते हैं। अब आता है मध्ययुगीन सभ्यता। तो मध्यकालीन जो सभ्यता होती है वो कितनी होती है, 712 एडी से लेकर और 1707 एडी तक होती है। फिर यहां आते हैं आधुनिक सभ्यता 1707 से लेकर एडी ही रहना और आज तक कह सकते, लेकिन इसे भी 2 भागों में बांटा है। जनरली एडी से अभी तक, लेकिन यहां पे एक पॉइंट बनता है कि 1707 से लेके और 1857 ईस्वी तक, 1857 से लेके 1947 ईस्वी तक, और फिर 1947 से लेके 1985 ईस्वी तक, बस इतना करना। 1707 से लेके 1807 ईस्वी तक जो था, 1857 ईस्वी तक ये मुगलों के अधीन ही कहा जा सकता है, लेकिन 1857 और 1947 के बीच का रेंज देखा जाए वो अंग्रेजों का काल कहा जाएगा, और 1947 से 1885 के बीच कहा जाए तो कांग्रेस का शासन कहा जाएगा। हमारा संविधान यहीं से 2 भागों में बढ़ता है, जिसे कंपनी का शासन और क्राउन का शासन भी हम कहते हैं। जो आगे पढ़ना है उसको छोड़ यहां बातें। ऐतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो 600 बीसी से लेकर और 712 एडी तक माना जाता है। लेकिन इसी समय हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म हिंदू धर्म या सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई थी, और
इसी समय इस्लाम धर्म मैंने इसी की रेंज में गुजर नहीं, क्योंकि 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में क्या हुआ था? हाँ तो हिंदू धर्म जो था ये पहले माना जाता है 570 ईस्वी में, इसी के रेंज की बात बोल रहे हैं कि 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका अगर रेंज देखा जाए तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति जो है वो 600, यानी जनरली हम ये कहेंगे कि 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में जाकर क्या हुआ? इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। इसके बाद हम यहाँ हजरत मोहम्मद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ेंगे। कितना हुआ? इसमें मैं दोबारा आगे बढ़ जाएगा, बढ़ते 7वीं शताब्दी में जो था वो हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म जो था वो अस्तित्व में आया था। इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया था। इसके बाद हम अगले बैच में देखते हैं। ओके बाय दोस्तों, शेयर कर देना।